द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। सो इस चैप्टर की शुरुआत हमने 14 जुलाई 1789 के इवेंट के साथ की थी और उसमें हमने समझा था कि किस तरीके से जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने बेस्टाइल जो फोर्ट है उसके ऊपर हमला कर दिया था और काफ़ी बड़े लेवल पे उस टाइम पे विद्रोह हुआ। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार जो फ्रांस की सोसाइटी है उसमें कैसा सिस्टम था, किस तरीके से वो डिवाइडेड थी 3 एस्टेट्स के बीच में। क्योंकि जो सोसाइटी कैसी थी ये हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये समझ आ पाए कि जो 14 जुलाई वाला इवेंट था वो क्यों हुआ। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम सोसाइटी का बैकग्राउंड समझें। तो इसीलिए हमने समझा कि जो फ्रांस की सोसाइटी है उसमें 3 एस्टेट जो थी वो उसमें हमें फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड दिखती है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो फ्रांस के लोग हैं वो जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। चीज़ों के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे और लोगों की वेजेस जो हैं वो फिक्स्ड थी और इस वजह से क्या हो रहा था कि वो खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कभी-कभी जो फसल है वो खराब हो जा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो रहा था। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो मिडिल क्लास है वो निकल के आई और मिडिल क्लास में जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये समझना शुरू किया और लोगों को समझाना शुरू किया कि किस तरीके से सोसाइटी में कुछ लोगों को प्रिविलेज मिल रखी है और वो प्रिविलेजेस खत्म होनी चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल राइट्स हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों, ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास कुछ प्रिविलेजेस हों। तो ऐसी सोसाइटी से छुटकारा पाने की बात मिडिल क्लास ने उठाई। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब एक तरीके से किस तरीके से जो रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो शुरू हुआ। Louis XVI had to increase taxes for the reasons you have learned in the previous section. तो लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे। हमने रीज़न समझा था कि किस तरीके से जब लुई 16 ने गद्दी संभाली थी तो उनका जो ट्रेजर था, खजाना था, एक तरीके से पूरा खाली हो रखा था। बहुत सारे कारणों की वजह से लड़ाइयाँ वो लोग लड़ रहे थे, जो फ्रांस है वो बहुत सारी लड़ाइयों में इन्वॉल्व था। बहुत ज़्यादा खर्चे थे उनके, इतने बड़े-बड़े महलों में वो रह रहे थे, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा था। तो इन सभी वजहों से बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो लुई 16 के टाइम पे हो रहा था और इन सभी खर्चों को मीट करने के लिए जो लुई 16 है वो जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ करना चाह रहा था। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? बट आपको क्या लगता है कि जो लुई 16 है उसने किस तरीके से टैक्सेस को बढ़ाया होगा? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. अब जो ओल्ड रजीम के टाइम पे फ्रांस था, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि राजा जो है जब मर्जी चाहे वो टैक्सेस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ऐसा नहीं था, मतलब कि टैक्सेस के ऊपर सोल पावर नहीं थी फ्रांस के मोनार्क की, कि राजा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता कि जब चाहे वो तब कर दे, ऐसा नहीं था। Rather, he had to call a meeting of the Estate General, which would then pass his proposal for new taxes. बल्कि उसे क्या करना पड़ता था, उसे एस्टेट जर्नल जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी और वहाँ पे अपना जो प्रपोजल है वो देना पड़ता था। और जब वो पूरी एस्टेट जनरल है उस प्रपोजल को पास कर देती थी तब कोई नया टैक्स जो है वो लागू होगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम था। द एस्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री एस्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये एस्टेट जनरल क्या है? एस्टेट जनरल एक तरीके से एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी है, इस तरीके से ग्रुप है लोगों का, जिसमें क्या है, सभी जो एस्टेट हैं, 3 एस्टेट थी हमने पढ़ा था, जो क्लर्जी हैं, फिर नोबल हैं और जो थर्ड एस्टेट बची बाकी लोगों की। अब ये तीनों ही एस्टेट क्या करती हैं, ये अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती हैं। मतलब कि क्लर्जी जो है वो कुछ लोगों को चुन के भेजेंगे, कुछ लोगों को वो चुनेंगे। इसी तरीके से जो नोबल्स हैं वो कुछ लोगों को चुनेंगे और जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं वो भी कुछ लोगों को चुनेंगे। और ये जो चुने हुए लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होके क्या कहलाएंगे? एस्टेट जनरल। राइट? तो कुछ भी नहीं है एस्टेट जनरल, बस ये है कि जो तीनों एस्टेट हैं वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती हैं और जो भी लोग मतलब सिलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए एक तरीके से, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सबको मिला के हम क्या कहेंगे? एस्टेट जनरल। However, monarch alone could decide when to call a meeting of this body. बट ये था कि अब इस एस्टेट जनरल की मीटिंग को कब बुलाना है वो मोनार्क अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता था। जब मर्जी वो चाहे इस एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुला सकता था।
द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614 और लास्ट टाइम ये मीटिंग जो है वो 1614 के टाइम पे बुलाई गई थी। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of States General to pass proposal of the new taxes. अब 1789 से पहले सिर्फ 1614 में इस मीटिंग को बुलाया गया था। अब उसके बाद 1614 के बाद सीधा लुई 16 जो है वो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुला रहा था। तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने ये मीटिंग जो है वो बुलाई ताकि जो वो सोच रहा है कि वो नए टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, टैक्सेस को बढ़ाना चाहता है, इस प्रपोजल को वो स्टेट जनरल के आगे रख सके, इसलिए उसने ये मीटिंग बुलाई। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. वर्सलीज में एक रेस्प्लेंडेंट हॉल को तैयार किया गया। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा आकर्षक, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव जो होता है, चमकीला धमकीला पूरा कलरफुल। इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा हॉल जो है वो तैयार किया गया ताकि जितने भी डेलीगेट्स आने वाले थे, जितने भी स्टेट जनरल की मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले थे, उनको होस्ट किया जा सके, वो वहाँ पे एक तरीके से रह सके और मीटिंग वहाँ हो पाए, इसलिए उस हॉल को तैयार किया गया। The first and second estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of third estate had to stand at the back. अब जो पहली दो स्टेट थी, क्लर्जी एंड नोबेलिटी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। इन दोनों ने क्या किया, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। अभी जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे इनके, वो कैसे बैठे हुए थे, मान लो ये पूरा हॉल है, अब इसमें कुछ रोज हैं यहाँ पे, ठीक है, सीट्स लगी हुई हैं। तो क्या हुआ कि जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी के अपने 300 मेंबर्स आए थे वो दो जगह पे बैठ गए। मान लो यहाँ पे क्लर्जी बैठ गए और यहाँ पे इस वाले रो में जो ये राइट साइड की रोज हैं यहाँ पे नोबिलिटी बैठ गए। अब बच्चे जो थर्ड एस्टेट के 600 लोग थे, उनको क्या कहा गया, उनको पीछे खड़ा रहना पड़ा। मतलब उनके लिए कोई रोज वगैरह नहीं थी, उनके लिए कोई सीट नहीं थी, बट उन्हें पीछे, इन लोगों के पीछे यहाँ इस एरिया में खड़ा रहना पड़ा। इस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है वो चला। The third estate was represented by its more prosperous and educated members. अब हमने पढ़ा था कि नोबिलिटी एंड क्लर्जी को छोड़ के जितने भी लोग बचे वो थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। अब थर्ड एस्टेट में जो भी प्रॉस्पेरस लोग थे, जो थोड़े वेल्दी लोग थे, जिनके पास थोड़ा पैसा था, जो थोड़े एजुकेटेड थे, वो इस जनरल एस्टेट की जो मीटिंग है एक तरीके से उसमें आए थे। कि मतलब कि थर्ड एस्टेट में जो भी लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ज्यादातर प्रॉस्पेरस थे, थोड़े अमीर थे, थोड़ा पैसा था और वो एजुकेटेड थे। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. अब थर्ड एस्टेट में जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, जो आर्टिशंस थे, जो हाथ से कुछ सामान बना रहे हैं, मान लो कोई मटका वगैरह बनाता है, इस तरीके के जो लोग थे, और जो औरतें थी, इन सभी तरीके के लोगों को एंट्री डिनाइड थी। मतलब कि ये जो असेंबली थी एस्टेट जनरल की, उसमें पेजेंट्स, आर्टिशंस एंड विमेन नहीं आ सकते थे। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. But ऐसा नहीं था कि इन लोगों की बातों को बिल्कुल सुना ही नहीं जाता था। क्या हुआ कि जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोगों ने चुन के भेजे थे, थर्ड एस्टेट वाले लोगों ने, वो अपने साथ कुछ लेटर्स लाए थे, लगभग 40,000 वो लेटर्स लाए थे। और उन 40,000 लेटर्स में इन लोगों की, पेजेंट्स, आर्टिशंस, वुमेन्स और जो दूसरे लोग हैं, उनकी ग्रीवेंसेस लिखी थी, उनकी प्रॉब्लम्स लिखी थी। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने साथ इन लेटर्स को लाए थे ताकि वो असेंबली में डिस्कस कर सकें कि हमारे एस्टेट से लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। Voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. अब पास्ट में क्या होता था कि भाई आपको कोई भी चीज पास करनी है तो हमें नॉर्मली क्या करना होता है, अगर हम कुछ पास कराना चाहते हैं, कोई चीज पे एग्रीमेंट चाहते हैं, तो हम वोटिंग करते हैं। जैसे आप 5 दोस्त हो, अब आप 5 दोस्त बोल रहे हो कि अरे फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, तो आप में से आपने कहा कि चलो हाथ उठाओ, जिसको क्रिकेट खेलना है वो हाथ उठाए। तो आप पांचों में से 3 लोगों ने क्रिकेट के लिए हाथ उठाया और फुटबॉल के लिए 2 लोगों ने हाथ उठाया। तो एक तरीके से आपने वोटिंग की ताकि आप ये जान सको कि मेजॉरिटी किस तरफ है। तो इसी तरीके से जो फ्रांस है वहां पे भी क्या होता था, वोटिंग होती थी। बट वोटिंग का सिस्टम क्या था, वहां पे हमने देखा कि 3 स्टेट हैं और तीनों स्टेट्स ने अपने अपने
रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। तो वोटिंग का सिस्टम ये था कि हर एक जो स्टेट है, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो थर्ड स्टेट है, इन सब को अपने अपने मतों को रखने के लिए सिर्फ एक वोट मिलेगा। पूरे क्लर्जी के पास एक वोट है, पूरे नोबिलिटी के पास एक वोट है और पूरे थर्ड जो स्टेट है उसके पास एक वोट है। मतलब किसी पर्सन के पास एक वोट नहीं था, बट पूरे जो एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास मिलके एक वोट था कि भाई क्लर्जी के जितने भी 300 लोग आए हैं वो मिलके एक मत दे दें, एक वोट दे दें। इसी तरीके से नोबिलिटी के जो 300 लोग मिलके आए हैं, 300 लोग जो आए हैं वो अपना मिलके एक वोट हमें दे दें कि उनका एक मत क्या है, हाँ में है, ना में है, जो भी है एक चीज हमें बता दें। इसी तरीके से थर्ड स्टेट के जो 600 लोग हैं उनके पास भी एक ही वोट था। अब आपको इसी में जो प्रॉब्लम है वो नजर आ गई होगी कि क्लर्जी के 300 लोग ठीक है, नोबिलिटी के 300 लोग वो भी ठीक है कि भाई इसके भी 300 लोग, इसके भी 300 लोग और इनके पास अपना अपना एक एक वोट है। बट थर्ड स्टेट के लोग कितने हैं? 600। रिप्रेजेंटेटिव्स कितने? 600। बट इनके पास भी एक ही वोट। मतलब जितनी पावर इन 300 लोगों के पास है उतनी इन 600 लोगों के पास है। तो इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। अगर 300 के हिसाब से ही तुम वोट दे रहे थे तो हो सकता है बोलना चाहिए था कि जो थर्ड स्टेट है उसको 2 वोट देने का अधिकार मिलेगा, कि अगर ये लोग एक बार हाँ कह रहे हैं तो ये लोग 2 बार हाँ कह पाएंगे, इनका जो हाँ है वो 2 बार गिना जाएगा। ऐसा होना चाहिए था, तभी तो थोड़ा सा ऐसा होता कि इक्वलिटी होती। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट है वो समझ पा रही थी कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये लोग भी 300 हैं और हम लोग 600 हैं, फिर भी हमारे पास एक वोट और इनके पास भी एक ही वोट, तो ये तो गलत है। हम ज्यादा लोग हैं, हमारी से ज्यादा होनी चाहिए, हमारा मत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब एक तरीके से ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं था। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और इस टाइम जब लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई तो इस बार भी उसने सेम ही चीज सोची कि हम लोग वोटिंग कैसे करेंगे, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एक एक वोट उनको मिलेगा, वो वोट देंगे और हम नतीजे पे पहुंच जाएंगे। But members of the third estate demanded that voting now be conducted by assembly as a whole, where each member would have one vote. बट इस बार थर्ड स्टेट के मेंबर ना एकदम ठान के आए थे कि हम अपने राइट्स तो लेके रहेंगे, हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या कहा कि इस बार ये एक एक वोट वाला जो सिस्टम तुमने लगा रखा है कि तीनों स्टेट के पास एक एक वोट, वो नहीं चलेगा। तुम इस बार क्या करो, पूरी असेंबली मिलके वोटिंग करेगी, जिसमें कि असेंबली में जितने भी मेंबर हैं उन हर एक मेंबर के पास अपना वोट देने का अधिकार होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर क्लर्जी में 300 लोग हैं तो ये 300 लोग अपना अपना वोट देंगे। मतलब क्लर्जी से 300 वोट निकल के आएंगे। अगर एक बंदा यस कह रहा है तो हो सकता है दूसरा ना कहे, तीसरा फिर यस कह दे, चौथा ना कह दे, मतलब जो भी है। ये कहना चाहते थे कि हर एक पर्सन अपना खुद का वोट दे, हर एक पर्सन के पास एक वोट हो। इसी तरीके से जो नोबेलिटी है वो अपना 300 लोग अपना अपना वोट देंगे अलग अलग। तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल? 600 वोट। और इसी तरीके से थर्ड स्टेट के लोग जो होंगे वो भी अपना अपना वोट देंगे और इन सभी वोटों को मिला के, सभी 1200 वोटों को मिला के डिसीजन लिया जाएगा कि कितने लोगों ने किस तरफ वोट किया है, कितने लोगों ने हाँ कही है, कितने लोगों ने ना की है, और मेजॉरिटी के बेसिस पे तुम नतीजे पे आओ। ये चीज थर्ड स्टेट के लोगों ने इस बार प्रपोज की। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. और ये एक बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में से एक ऐसी चीज थी जो कि रॉसियो जैसे फिलोसफर्स ने आगे लाई थी अपनी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के थ्रू। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बहुत सारे फिलोसफर्स जो है वो निकल के आ रहे थे और अब लोगों को ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो समझ आने शुरू हो गए थे। अब लोगों को ये समझ आ रहा था कि ये राजा के पास कुछ ज्यादा ही पावर है, दे आर extremely privileged and that is not fair. Everyone should have equal rights and opportunities. तो अब लोगों को ये समझ आ रहा था। तो रॉसियो जैसे फिलोसफर्स ने जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो सजेस्ट किए, लोगों को बताया, और उनमें से एक था इस तरीके से वोटिंग वाला कि हर एक पर्सन के पास अपना वोट होना चाहिए। तुम पूरे ग्रुप को मिला के एक वोट दे रहे हो, वो सही नहीं है। When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. बट जो लुई 16 था उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं तो पुराने वाले सिस्टम से ही चलूंगा, तुम्हारा ये जो नया सिस्टम है हर एक पर्सन के पास हर एक वोट, ये मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो जो थर्ड एस्टेट है वो भी गुस्सा हो गई। उसने क्या किया, वो वहां से निकल के आ गई, वो असेंबली को छोड़ के निकल के आ गई विद्रोह जताते हुए।
The representatives of the third estate viewed themselves as spokesperson of the whole French nation. अब ये जो थर्ड estate के representatives थे वो अपने आप को पूरे फ्रांस के स्पोक पर्सन की तरफ से एक तरीके से मानते थे कि एक तरीके से जितना भी पूरा फ्रांस है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऐसा समझते थे। और ऐसा मानना गलत भी नहीं था, क्योंकि देखो थर्ड स्टेट में 90% लोग थे, मतलब मैक्सिमम लोग थर्ड स्टेट में ही थे। एक्चुअल जो फ्रांस है वो तो पूरे थर्ड स्टेट से ही बना हुआ था। जो नोबेलिटी और क्लर्जी हैं वो तो बहुत कम थे मात्रा में। इसका मतलब कि जो मेजॉरिटी है, जो थर्ड स्टेट है, उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, हाँ हम उनके लिए कह सकते हैं कि वो एक तरह से पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा ही जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। दे फेल्ट दैट दे वर द स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रांस। On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. अब 20 जून को क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वर्सलीज के एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, मतलब जैसे टेनिस खेलते हैं तो इंडोर टेनिस जो कोर्ट था उसके हॉल में वो लोग इकट्ठा हुए 20 जून को। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. और वहाँ इकट्ठे होके उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पूरे जो फ्रांस नेशन है उसकी हम नेशनल असेंबली हैं, मतलब एक तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सभी लोगों के। और उन्होंने ये शपथ ली कि जब तक कि हम फ्रांस का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते जो कि मोनार्क की पावर्स को लिमिट करेगा, मोनार्क की पावर को एक तरीके से कम करेगा, उस पर कंट्रोल करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। कहने का मतलब ये था कि जो थर्ड असेंबली के, जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अब उन्होंने ये सोच लिया कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि इक्वालिटी पे ज़्यादा भरोसा करता है, जो कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा, और ये जो मोनार्क इतनी सारी पावर लेके बैठा है ना, इसकी पावर को हम कम करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और तब तक हम हिलेंगे नहीं जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। They were led by Mirabeau and Abbe says. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. जो मिराबियो थे वैसे तो वो एक नोबल फैमिली से आते थे, मतलब वो नोबेलिटी जो स्टेट है उससे बिलोंग करते थे, बट वो ये बहुत अच्छे से समझते थे और ये मानते थे कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेज वाली सोसाइटी चल रही है कि कुछ लोगों के पास एक्सट्रीम पावर है, ये हमें सोसाइटी से खत्म करनी है, तो इस चीज को मिराबियो समझते थे। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. तो मिराबियो ने एक जर्नल स्टार्ट किया, एक तरीके से काइंड ऑफ मैगजीन जो है वो शुरू किया, और उन्होंने जितने भी लोग वर्सलीज में असेंबल होते थे उनको बहुत पावरफुल स्पीचेस दिए, भाषण दिए और लोगों को मोटिवेट किया। तो एक तरीके से जो ये पूरी थर्ड स्टेट की असेंबली थी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उन्होंने मिलकर अपनी जो नेशनल असेंबली बना ली थी, इस नेशनल असेंबली को लेड कौन कर रहा था, एक तरीके से हेड कौन कर रहा था, मिराबियो एंड एबे सीज। तो ये लोग इसको हेड कर रहे थे। अब आने वाले सेक्शंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल असेंबली बनी उसने वर्क किया, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, और आखिरकार किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो स्टैब्लिश हुई।